100 और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अगले 22 मिनट तक आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। दिल्ली में फिर से विधानसभा चुनाव होना तय माना जा रहा है। सरकार बनाने से बीजेपी के पल्ला झाड़ लेने के बाद अब दिल्ली में चुनाव ही एकमात्र रास्ता दिखाई दे रहा है। सूत्रों से खबर है कि सुबह दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उप राज्यपाल से मुलाकात की और साफ कर दिया कि बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल थोड़ी देर में एलजी नजीब जंग से मिलने के लिए पहुंचेंगे। अरविंद केजरीवाल पहुंच भी चुके हैं। मुलाकात में केजरीवाल अपनी पार्टी का पक्ष रखने वाले हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दोपहर 2 बजे ही केजरीवाल को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन चिट्ठी लिखकर केजरीवाल ने शाम को मिलने का वक्त मांगा। मुलाकात से पहले चिट्ठी लिखकर केजरीवाल ने एलजी से बीजेपी के स्टैंड के बारे में जानना चाहा। केजरीवाल ने पूछा कि बीजेपी का दिल्ली को लेकर रुख है क्या। केजरीवाल ने ट्वीट करके लिखा कि बीजेपी ने अनौपचारिक तौर पर एलजी और मीडिया को बताया कि वो दिल्ली में सरकार बनाने की हालत में नहीं है। आखिर बीजेपी का अधिकृत स्टैंड क्या है। केजरीवाल ने ट्वीट कर ये भी कहा कि उपराज्यपाल को पहले सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को बुलाकर उसका आधिकारिक स्टैंड जानना चाहिए, जिसके बाद ही दूसरी पार्टियों को बुलाना चाहिए। कांग्रेस ने दिल्ली में चुनाव कराने की मांग उपराज्यपाल से की। हारून यूसुफ ने उपराज्यपाल नजीब जंग को कांग्रेस के स्टैंड से वाकिफ कराया। उपराज्यपाल से मिलने के बाद कांग्रेस नेता हारून ने कहा कि झारखंड और जम्मू कश्मीर चुनाव के साथ ही दिल्ली में चुनाव कराए जाएं। कांग्रेस हर हालत में ये चाहती है कि तुरंत प्रभाव से दिल्ली की विधानसभा को डिसॉल्व किया जाए। झारखंड और जम्मू कश्मीर के चुनाव हैं, उनके साथ उनका चुनाव किया जाए। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से चर्चा करने के बाद उपराज्यपाल नजीब जंग दिल्ली के सियासी हालात को लेकर गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेंगे। एलजी बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता देने के पक्ष में थे, लेकिन बीजेपी के ताजा स्टैंड के बाद विधानसभा भंग कर चुनाव की सिफारिश करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। दरअसल बीजेपी के स्टैंड में बदलाव तब आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जोड़तोड़ की सरकार बनाने से इनकार कर दिया। कल हुई बीजेपी संसदीय बोर्ड की अनौपचारिक बैठक में दिल्ली के हालात पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार बनाने की जगह चुनाव का सामना करना चाहिए। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में मिली भारी जीत से बीजेपी खासी उत्साहित है और इसलिए दिल्ली में भी अब चुनाव की तरफदारी हो रही है। दिल्ली में मौजूदा वक्त में बहुमत के लिए 34 विधायक चाहिए। बीजेपी के पास 29 ही हैं। विनोद कुमार बन्नी निर्दलीय और जेडीयू विधायक समर्थन भी करें तो बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। इस बीच केजरीवाल ने ट्वीट करके आरोप लगाया कि बीजेपी दिल्ली में तनाव और दंगे फैलाने की कोशिश कर रही है। त्रिलोकपुरी, नंदनगरी, बवाना और अब मुंडका जनता, मीडिया, पुलिस मिलकर ही दिल्ली को बचा सकते हैं। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि मेरी सूचना के मुताबिक दिल्ली के गांव देहात के लोग भाजपा की नफरत की राजनीति को नकार रहे हैं और नफरत फैलाने वालों को भगा रहे हैं। मुझे उन पर गर्व है। केजरीवाल के इन आरोपों को बीजेपी ने खारिज किया है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि केजरीवाल फिजूल के आरोप लगाने में माहिर है। दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित नए विवाद में फंस गई हैं। इजरायली दूतावास पर हमले के आरोपी सैयद मोहम्मद कासमी के साथ दिखने पर गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर पूछा है कि शीला दीक्षित आखिर अप्रैल 2013 में एक इवेंट में कासमी के साथ क्यों मौजूद थीं। इजरायल ने काजमी के साथ शीला की मौजूदगी पर विदेश मंत्रालय से ऐतराज जताया था, जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने गृह मंत्रालय से दखल देने को कहा। दरअसल काजमी 2012 में इजरायल के दूतावास पर हुए हमले का मुख्य आरोपी है। इस मामले में काजमी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर छोड़ दिया था। इतना ही नहीं, उधर दिल्ली के जाफराबाद इलाके में आम आदमी पार्टी के नेता रोहताश कुमार की गुंडागर्दी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। रोहताश कुमार ने न सिर्फ स्टेट बैंक के एक मैनेजर के साथ हाथापाई की, बल्कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के नेता रोहताश कुमार बैंक मैनेजर की ओर चप्पल उठाते हुए भी नजर आए। बैंक मैनेजर का कहना है कि मामला दर्ज होने के बाद उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। पीड़ित बैंक मैनेजर ने बताया कि जिस बिल्डिंग में बैंक है वो रोहताश कुमार की है। जर्जर बिल्डिंग से बैंक शिफ्ट होना है। बैंक शिफ्ट होने से नाराज रोहताश कुमार ने अपना गुस्सा मैनेजर पर निकाल दिया।
पीड़ित बैंक मैनेजर का आरोप है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। दिल्ली में बीजेपी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी और आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती के बीच एक कार्यक्रम के दौरान जमकर बहस हो गई। कार्यक्रम दिल्ली के हौशरानी इलाके में था। कार्यक्रम पानी की समस्या को लेकर आयोजित किया गया था और इसी मुद्दे को लेकर दोनों नेताओं के बीच बहस हो गई। बहस के बाद मीनाक्षी लेखी चली गई। इस दौरान दोनों पक्षों के लोगों ने जमकर नारेबाजी की। बीजेपी सरकार को समर्थन देने या नहीं देने पर उद्धव ठाकरे आखिरी फैसला लेंगे। उद्धव के घर हुई बैठक के बाद शिवसेना नेताओं ने इसके लिए उद्धव को अधिकृत किया। बीजेपी नेता ओम माथुर ने कहा कि शिवसेना पहले तय करे कि उसे सरकार में शामिल होना है या नहीं, उसके बाद सरकार में शिवसेना की भूमिका पर चर्चा होगी। महाराष्ट्र के नए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बेकार के सरकारी खर्चे पर लगाम लगाने की बात कही थी। इस बात का खुद पालन करते हुए उन्होंने आम आदमियों के साथ इकोनॉमी क्लास के टिकट पर हवाई सफर किया। सरकारी चार्टर्ड विमान या हेलीकॉप्टर के बजाय उन्होंने जेट एयरवेज की फ्लाइट से सफर किया। सफर में उनके साथ उनकी पत्नी अमृता भी थीं। प्लेन में वो लोगों के साथ सेल्फी खिंचवाते भी नजर आए। नागपुर में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आरएसएस मेमोरियल पहुंचकर संघ के संस्थापक हेडगेवार की समाधि पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैं संघ के विचारों में पला बढ़ा हूं। बीती रात शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की अपने चचेरे भाई और एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे से मुलाकात हुई। ये मुलाकात हिंदुजा हॉस्पिटल में हुई। ये मुलाकात सियासी नहीं थी। दरअसल राज ठाकरे की बेटी स्कूटी से गिरकर घायल हो गई थी, जिसे देखने के लिए उद्धव अस्पताल पहुंचे थे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को एक साथ दो बड़े झटके लगे हैं। उनकी पार्टी के दो अहम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। राज ठाकरे की पार्टी के महासचिव वसंत गीते ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं नासिक के एमएनएस जिलाध्यक्ष सचिन ठाकरे ने भी अपना पद छोड़ दिया है। झारखंड में बीजेपी और आजसू के बीच चुनाव पूर्व गठबंधन हो गया है। गठबंधन के मुताबिक बीजेपी आजसू को 8 सीटें देगी। जम्मू में बीजेपी नेता युद्धवीर सेठी के समर्थकों ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। समर्थक उन्हें टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं। लखनऊ में एसपी महासचिव रामगोपाल यादव के साथ रवि वर्मा, चंद्रदेव यादव, नीरज शेखर, जावेद अली खान और तंजीम फातिमा ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन किया। इस दौरान सीएम अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा के नामांकन में खुद आजम खान नहीं मौजूद थे। पहले तंजीम ने टिकट लेने से इनकार कर दिया था। हालांकि उन्होंने सभी के साथ पर्चा भरा बाद में। कांग्रेस ने तमिलनाडु के दिग्गज नेता जी.के. वासन को पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री वासन ने कांग्रेस पार्टी छोड़ते हुए अपनी अलग पार्टी बनाने का ऐलान किया था। 49 साल के जी.के. वासन केंद्र की पिछली यूपीए सरकार में मंत्री थे और दूसरे बहुत से पार्टी नेताओं की तरह उन्हें भी लोकसभा चुनाव 2014 में हार का सामना करना पड़ा था। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में वासन के समर्थकों ने उनके अलग पार्टी बनाने के फैसले के बाद जश्न मनाया। उनके समर्थकों ने वासन के साथ सोनिया और राहुल की तस्वीरों पर पेपर चिपका दिए। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के 10 बड़े नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जहरीली सीडी मामले में सुप्रीम कोर्ट 24 नवंबर से सुनवाई करेगा। दरअसल 2009 के लोकसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण की सीडी जारी की गई थी। इस मामले में राजनाथ, लालजी टंडन समेत कई नेताओं पर केस दर्ज हुआ था। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को मिली राहत बरकरार रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई 2 दिसंबर तक टल गई है। दरअसल बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया था कि सोनिया और राहुल ने नेशनल हेराल्ड की 5000 करोड़ की संपत्ति हड़प ली है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को जापान का सर्वोच्च नेशनल अवार्ड मिलेगा। भारत जापान मैत्री के लिए मनमोहन सिंह को सम्मानित किया जाएगा। सूत्रों से खबर है कि एनएसजी में जवानों की संख्या की कमी की वजह से केंद्र ने कुछ वीवीआईपी नेताओं की सुरक्षा में कटौती करने का फैसला किया है। सूत्र बता रहे हैं कि यूपी के सीएम अखिलेश यादव के साथ ही समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की Z+ सुरक्षा में कटौती की जा सकती है। इसके अलावा आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला की सुरक्षा एनएसजी से हटाकर सीआरपीएफ या सीआईएसएफ को सौंपी जा सकती है। पाकिस्तान में वाघा बॉर्डर के पास आत्मघाती हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 65 हो गई है, जबकि 200 से ज्यादा जख्मी लोग अस्पताल में भर्ती हैं।
धमाके की जिम्मेदारी 3 आतंकी संगठनों ने ली है। इनमें अलकायदा के सहयोगी संगठन जुंदुल्ला, जमातुल अहरार और मेहर महसूद शामिल हैं। घटना के बाद भारत की अटारी बॉर्डर पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। बॉर्डर पर अतिरिक्त जवानों की गश्त बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर के सभी बॉर्डर इलाकों में भी अलर्ट जारी किया गया है। पाकिस्तान के आग्रह पर 3 दिन तक वाघा बॉर्डर पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी स्थगित करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान सरकार ने इस हमले पर दुख जताते हुए कड़ी निंदा की है। हालांकि पाकिस्तान इससे पलटा है और उसने बीट द रिट्रीट वाघा बॉर्डर पर आज किया है। वाघा बॉर्डर पर कल हुए हमले के बाद हालात को देखते हुए दिल्ली लाहौर बस सेवा बंद कर दी गई है। हालात सही होने के बाद ही आगे बस चलाने पर विचार किया जाएगा। सूत्रों से खबर है कि 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा चीफ हाफिज सईद ने आतंकियों का ट्रेनिंग कैंप पाक अधिकृत कश्मीर में शिफ्ट कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर चुनाव में गड़बड़ी के मकसद से हाफिज सईद ने आतंकी ट्रेनिंग कैंप को पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में शिफ्ट किया है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक हाफिज सईद अपने आतंकियों को आत्मघाती हमले के जरिए भारतीय जवानों को निशाना बनाने की ट्रेनिंग दिलवा रहा है। पाकिस्तानी हैकरों ने एक बार फिर से भारत के साइबर स्पेस पर अटैक करके 5 वेबसाइट हैक कर ली है, जिनमें 2 गुजरात सरकार की वेबसाइटें शामिल हैं। हैक की गई गुजरात सरकार की 2 वेबसाइट्स में एक हायर एजुकेशन कमिश्नरेट की और दूसरी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी की वेबसाइट थी। गुजरात सरकार के इन वेबसाइट पर पीएम मोदी के बारे में आपत्तिजनक बातें लिख दी गई। हालांकि बाद में अधिकारियों ने वेबसाइट बंद करके उसे अपने कंट्रोल में ले लिया। वहीं 3 और वेबसाइट्स में दिल्ली फार्मा और एटीएन नेटवर्क की साइट्स शामिल हैं। हैक करने के बाद इनमें लिखा गया फील द पावर ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग को लेकर मुद्गल कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। जांच रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपी गई। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 10 नवंबर को करेगा। बीसीसीआई की नजरें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। फैसले के बाद आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। 200 पन्नों की जांच रिपोर्ट में 100 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। इन लोगों में बीसीसीआई के सदस्य और बाहरी लोग शामिल हैं। क्रिकेटर एस श्रीसंत, अजीत चंदीला और अंकित चव्हाण पर फिक्सिंग के आरोप है, जबकि श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मय्यप्पन और अभिनेता विंदु दारा सिंह पर आईपीएल में सट्टेबाजी का आरोप है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने टीम इंडिया के पूर्व कोच ग्रेग चैपल पर निशाना साधते हुए उन्हें रिंग मास्टर बताया। सचिन बोले कि चैपल टीम पर अपने फैसले थोपते थे। वर्तमान और पास आउट छात्र ने लड़की के साथ बलात्कार की कोशिश की। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बेंगलोर के स्कूल में बच्ची से रेप के बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बच्ची के परिजनों के साथ सैकड़ों लोगों ने स्कूल के बाहर इंसाफ की मांग को लेकर फिर से जोरदार प्रदर्शन किया। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में एक शख्स ने अपनी बेटी से रेप के आरोपी की गला दबाकर हत्या कर दी। लड़के की हत्या के बाद लड़की के पिता ने पुलिस थाने जाकर सरेंडर कर दिया। फरीदाबाद में जूते बनाने वाली एक फैक्ट्री में बीती रात भयानक आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। एमपी के उज्जैन में एक कपड़े और लेदर शोरूम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग से लाखों के नुकसान की खबर है। उत्तर प्रदेश के शामली में मनरेगा की जांच करने आए अधिकारियों के सामने ही गांव के 2 गुट आपस में भिड़ गए। काफी देर तक दोनों पक्षों के लोगों के बीच जमकर लात घूंसे चले। शिकायत मिलने पर ब्लॉक के अधिकारी गांव में मनरेगा और दूसरे विकास कार्यों की जांच के लिए आए हुए थे। इस दौरान ग्राम प्रधान और शिकायतकर्ता पक्ष के बीच नोकझोंक शुरू हुई, जो मारपीट में बदल गई। दिल्ली के शकरपुर इलाके में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक घर में घुसकर जूलर की हत्या कर दी। बदमाश किराए का घर देखने के बहाने घर में घुसे और जूलर को गोली मारकर फरार हो गए। बदमाशों ने हेलमेट लगाया हुआ था। हत्या के बाद भागते समय बाइक सवार बदमाशों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। हत्या के पीछे प्रॉपर्टी विवाद बताया जा रहा है। नोएडा के सेक्टर 58 में 2 पक्षों के बीच हुई फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 फरार हैं। यूपी के इटावा में गाड़ी पार्किंग को लेकर हुए विवाद में 2 गुटों के बीच गोलियां चल गईं। फायरिंग में कई लोग बाल बाल बचे। मामले को लेकर पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है।
दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में एक कार ने 4 लोगों को कुचल डाला। चारों घायलों को लाल बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई के दहिसर इलाके में एक तेज रफ्तार डंपर ने एक ऑटो में टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। डंपर की रफ्तार इतनी तेज थी कि ऑटो में टक्कर के बाद वो उसे 20 से 30 फीट तक घसीटता चला गया। टक्कर के बाद ऑटो के परखच्चे उड़ गए और हाईवे पर घंटों जैम लगा रहा। मुरादाबाद में यूपी रोडवेज की बस बेकाबू होकर ट्रक से भिड़ गई। हादसे में बस में सवार 3 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि करीब 2 दर्जन यात्री जख्मी हो गए। यूपी के सीतापुर में टूटे हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 4 बच्चों की मौत हो गई। हादसे में एक बच्चा झुलस गया। प्रशासन ने पीड़ितों को मुआवजा देने की बात कही है। हिंदी फिल्मों के मशहूर खलनायक और जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर का निधन हो गया है। उन्होंने मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो 64 साल के थे। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री विनोद तावड़े ने सदाशिव अमरापुरकर को श्रद्धांजलि दी। तावड़े दुख की इस घड़ी में अमरापुरकर के परिजनों से मिले और उन्हें सांत्वना दी। गुजरात के जूनागढ़ में एक किसान के खेत में बने कच्चे कुएं में एक शेर गिर गया। शेर पूरी रात भर जिंदगी के लिए जंग लड़ता रहा। किसान ने वन विभाग की टीम को इस बात की जानकारी दी। एनिमल केयर सेंटर की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से कुएं में गिरे शेर का रेस्क्यू शुरू किया। इस दौरान शेर को निकालने के लिए कुएं में रस्सी डालकर उसे निकाला गया। कई घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शेर को जिंदा बचा लिया गया। एनिमल केयर सेंटर की टीम ने कहा कि उसे रूटीन जांच के बाद वापस जंगल में छोड़ दिया जाएगा।